देखिए द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इन द मूवमेंट ऑफ नी ज्वाइंट। आपको पता है हमारे जो नी ज्वाइंट है उस पर हम देखेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स की मूवमेंट। तो देखते हैं कि एंटागोनिज्म क्या होता है, ये एंटागोनिस्टिक मसल हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, आपकी बुक कह रही है कि द एबिलिटी ऑफ वन मसल टू अपोज द एक्शन ऑफ अनदर मसल इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमारा जो आर्म है, तो उस आर्म में जब हम अपने बाइसेप मसल, मिसाल के तौर पे ये बाइसेप मसल है, इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा हार्ट क्या हो जाता है? ऐसे बैंड हो जाता है। हमारा क्या हो जाता है? ऐसे बैंड हो जाता है जब हमने क्या किया? बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब आप इसको हाथ को स्ट्रेट करना होगा, आपको ऐसे सीधा करना होगा, इस हाथ को ऐसे स्ट्रेट सीधा करना होगा, तो फिर किसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? तो फिर आपके इसके पीछे जो ट्राइसेप मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बाइसेप मसल क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है? ये ट्राइसेप मसल क्या है? रिलैक्स है, और बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट है जब अपने हाथ को आपने बेंड किया। लेकिन जब इसको स्ट्रेट करोगे तो ट्राइसेप मसल क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बाइसेप रिलैक्स हो गया। तो मतलब ये बाइसेप और ट्राइसेप दोनों एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है, दूसरा रिलैक्स हो रहा है तो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मसल्स की इस एबिलिटी को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। और जो मसल्स ये एंटागोनिज्म शो कर रहे हैं उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल्स। उनको हम क्या कहते हैं? उन मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। और एंटागोनिस्टिक मसल में एक मसल जब रिलैक्स होता है तो उसी टाइम जो है वो दूसरा जो मसल्स होता है, वो मसल जो होता है वो क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हमने ये जो एंटागोनिस्टिक मसल्स की जो क्या कहते हैं मूवमेंट देखनी है, वो कहाँ देखनी है? आपने नी ज्वाइंट में देखनी है। आपका टखने वाला जो ज्वाइंट है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर बनाता हूँ आपका, ये क्या है? ये नी ज्वाइंट। आपका जो ये नी ज्वाइंट है, यहाँ पर हमने इसकी जो है वो क्या देखनी है? मूवमेंट देखनी। तो अब देख लें, सबसे पहले तो नी ज्वाइंट के बारे में ये है कि सबसे लार्जेस्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट। आपने जितने भी साइनोवियल ज्वाइंट्स हमने पढ़े हैं, एल्बो में भी ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे साइनोवियल ज्वाइंट जो हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स जो साइनोवियल ज्वाइंट है वो कौन सा है? वो है नी ज्वाइंट। अच्छा, अब ये जो नी ज्वाइंट है, इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये किसकी आर्टिकुलेशन से बनता है, यानी किन हड्डियों के मिलने से बनता है? डिस्टल एंड ऑफ फीमर। मतलब ये हमारी कौन सी हड्डी है? ये है फीमर। ये क्या है? फीमर। अब फीमर का ये लास्ट वाला जो एंड है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इसका ये डिस्टल एंड है। ये फीमर का कौन सा एंड है? ये डिस्टल एंड है। और ये नीचे वाली जो हड्डी है, ये टिबिया, नीचे वाले लेग की जो बोन है इसको क्या कहते हैं? टिबिया। और ये टिबिया का स्टार्ट वाला एरिया है, तो ये टिबिया का कौन सा वाला एरिया हो गया? ये टिबिया का हो गया प्रॉक्सिमल एंड। ये टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड, और फीमर का कौन सा एंड हो गया? डिस्टल एंड। चलें इसको थोड़ा कलर देकर शो कर देता हूँ। तो अगर हम इसको कलर दूं तो ये फीमर का डिस्टल एंड और टिबिया का ये प्रॉक्सिमल एंड, ये आपस में मिल रहे हैं किस वाले जॉइंट्स में? नी जॉइंट्स में। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बोन यहाँ पर होती है, एंटीरियर टू द जंक्शन ऑफ दीज बोन, यानी इन दोनों बोन्स के एंटीरियर, इस साइड पर, एंटीरियर साइड पर यानी इस साइड क्या होता है? बोथ देयर इज अ पटीला बोन इज आर्टिकुलेशन। यहाँ पर इसकी एक आर्टिकुलेशन किसके साथ हो रही होती है? एक पट्यूला बोन भी है यहाँ पर, ये देखिए कोर बोन भी हो जो इनके साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और इस बोन को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं पटीला। तो मतलब नी ज्वाइंट की मूवमेंट पढ़ने से पहले हमने नी ज्वाइंट की थोड़ी सी जो है वो एनाटमी देख ली कि किन किन बोन्स के मिलने से बनता है, इस जगह पर कौन कौन सी बोन्स आपस में मिल रही है। अब यहाँ पर जो ये नी ज्वाइंट है, कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल ऑफ नी ज्वाइंट, यानी नी ज्वाइंट के जो एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी नी ज्वाइंट पर वो मसल जो अपोजिट काम करते हैं नी ज्वाइंट पर, तो वो जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं नी ज्वाइंट्स के, वो दो हैं। एक एक को हम कह रहे हैं हैमस्ट्रिंग मसल, और दूसरा मसल वो है जिसको कह रहे हैं क्वाड्रिसेप मसल। ये दो मसल हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक हैमस्ट्रिंग मसल और दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्वाड्रिसेप मसल। मिसाल के तौर पे अगर ये एक, इससे मैंने एक लेग बनाता हूँ, वही मिसाल के तौर पे अगर एक ये लेग है,
अब ये अगर आपकी ये थाई है, ये वाला फीमर है, ये थाई है, तो इस थाई में यहाँ पीछे की तरफ मसल का जो ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी थाई के बैक साइड पर है, वो कौन सा होगा, वो होगा हैमस्ट्रिंग मसल। और ये जो आगे की तरफ होगा, ये कौन सा वाला मसल होगा, ये होगा क्वाड्रिसेप मसल। यानी जो आपकी थाई है ना, आपकी रान के आगे जो मसल है, ये आगे जो सबसे बड़ा मसल है, ये कौन सा है, ये क्वाड्रिसेप मसल है। और थाई के पीछे, रान के पीछे की तरफ जो एक मसल है, वो कौन सा है, वो है हैमस्ट्रिंग मसल है। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो हमारी नी में क्या होती है, हमारी नी की मूवमेंट होती है, नी में जो आप पाँव को बेंड करते हो या एक्सटेंड करते हो, उसकी क्या होती है, मूवमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स की। तो हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो आर मेड अप ऑफ 3 इंडिविजुअल मसल। यानी हैमस्ट्रिंग मसल कोई एक मसल का नाम नहीं है, ये टोटल कितने मसल से मिलकर बना है, 3 मसल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये 1, 2, ऐसे टोटल कितने मसल्स होंगे, 3 मसल्स होंगे। ऐसे 3 मसल मिलकर क्या बनाएंगे, एक हैमस्ट्रिंग मसल बनाते हैं। लोकेटेड इन द बैक ऑफ थाई, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये 3 मसल जो है आपकी थाई यानी आपकी जो रान है उसके पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, कहाँ है, ये पीछे की तरफ। और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिप एंड इंसर्टेड टू द नी। अब आप हम मैंने पहले आपको पढ़ा था, बताया था कि मसल जो होते हैं हमारे, तो मसल्स की एक ओरिजिन साइड होती है, एक बेली होती है, एक इंसर्शन साइड होती है। जब मसल्स को मूव करते हैं, वो साइड जो इस टाइप रुकी जो रुकी हुई रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओरिजिन साइड कहते हैं। जो मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो इंसर्शन साइड कहते हैं। मसल्स के पार्ट पढ़े थे ना। तो अब इसी तरीके से कह रहा है कि मिसाल के तौर पे ये आपका हिप जॉइंट, ये क्या है, ये आपका हिप है। और ये आपकी क्या है, ये फीमर है। ये क्या है, आपकी फीमर। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन रहा है। नीचे कौन सा वाला ज्वाइंट बनेगा, फिर ये नी ज्वाइंट बनेगा। अब ये जो मसल्स होते हैं, यानी हेमिस्ट्रिक मसल जो होते हैं, इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये ओरिजिन इनकी जो हो रही होती है, वो कहाँ से ओरिजिन हो रही होती है, ये हिप की जो बोन होती है, हिप का जो बोन है, यहाँ से इनकी ओरिजिन हो रही होती है। और जाकर इनकी इंसर्शन कहाँ पर हो रही होती है, इनकी इंसर्शन हो रही होती है नी वाली साइड, नी जॉइंट की साइड पर इसकी क्या हो रही होती है, इंसर्शन हो रही होती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है, तो यहाँ पर हिप वाली जगह पर इसकी ओरिजिन है, और यहाँ नीचे इसकी क्या है, यहाँ पर इसकी इंसर्शन है। हैमस्ट्रिंग टेंडन अटैच टू द बोन इन पेल्विस, नी एंड लोअर लिम्ब। यानी जो आपको पता है कि मसल जो अटैच होते हैं बोन के साथ, वो जिस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं टेंडन। अब कहता है कि ये जो कौन से वाले मसल हैं, इसके बारे में मैंने अभी बात की आपको, जो हैमस्ट्रिंग मसल है। अब इसमें क्या होता है हैमस्ट्रिंग मसल में, ये फीमर है। फीमर को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको जो है वो साथ में जो है वो इसका नी ज्वाइंट भी शो कर सकूँ, नीचे की तरफ ये नी ज्वाइंट। तो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे जो हैमस्ट्रिंग मसल होंगे, वो उनका जो टेंडन होता है वो किस किस के साथ अटैच होता है, एक तो ये पेल्विक बोन के साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, पेल्विक बोन के साथ अटैच होगा। इसके अलावा वो जो अटैच होगा, वो आपके नी जॉइंट के साथ भी अटैच होगा, और साथ में क्या होगा, लोअर लेग की तरफ भी अटैच होगा। अब मैं इसकी बिल्कुल एक उस तरह की एनाटमी तो नहीं जा रहा हूँ, एग्जैक्ट एनाटमी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो टेंडन है, एक तरफ देखो ये टेंडन किसके साथ अटैच है, इसके जो टेंडन है वो पेल्विक के साथ भी अटैच है, पेल्विक बोन के साथ भी अटैच है। फिर नीचे इसके टेंडन आके नी के साथ भी अटैच है, और नीचे लोअर लेग के साथ भी अटैच है। नी के साथ भी अटैच होते हैं कुछ, और कुछ कहाँ होते हैं, लोअर लेग के साथ भी अटैच होते हैं। तीनों जगह पर जो है वो क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। कौन से वाले मसल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग मसल की। इसके बाद इसका फंक्शन अगर हम देखेंगे, हैमस्ट्रिंग मसल का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है बेंडिंग द नी ज्वाइंट। यानी नी ज्वाइंट को किस चीज में हेल्प करता है, बेंड करने में। अब कैसे बेंड करने में हेल्प करता है, अब मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी थाई है, अब अपने इसको जो है वो आप ऐसे बेंड करते हैं, ये आपने ऐसे अपनी टांग को ऐसे बेंड किया, ऐसे ऐसे अपनी बेंड कर। अब जब आप इसको बैंड करते हो, तो कौन सा वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हैमस्ट्रिंग मसल क्या हो जाता है,
कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब ये हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करते हो, तो आपने इसको जो है वो नी वाली जगह पर जो है वो इस टांग को क्या कर रहे हो, बैंड कर रहे हो। तो ये किस चीज में हेल्प करता है, बेंडिंग ऑफ नी ज्वाइंट, यानी नी ज्वाइंट आपका क्या हो गया, ये बैंड हो गया। इसके साथ क्या होता है, एक्सटेंडिंग द हिप ज्वाइंट, यहाँ पर आगे, इससे आगे जो है यहाँ पर आगे जो है वो आपके फीमर जो है वो एक तरफ किसके साथ अपना कनेक्शन बना रही होती है, हिप ज्वाइंट के साथ भी अपना कनेक्शन बना रही होती है। देखो जब आप ना अपनी टांग को ऐसे बैंड करते हो तो आप देखते हो ये आपकी जो फीमर है, ये जो ऊपर वाली हड्डी जो फीमर है, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाती है। यानी जो आपका ये जो फीमर है, फीमर जो है एक तरफ नी ज्वाइंट के साथ मिल रही है, यहाँ पर एक तरफ नी ज्वाइंट है, तो दूसरी तरफ इसका जो है हिप ज्वाइंट भी यहाँ पर बना रहा है। पेल्विक के साथ फीमर किस कौन सा वाला ज्वाइंट बना रही है, हिप ज्वाइंट बना रही है। तो मैं सिंपल सी आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने पाँव को ऐसे मोड़ो, तो जब आप पाँव को मोड़ोगे तो क्या होगा कि आपका जो फीमर है, ये जो फीमर है आपका, ये थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर थाई जो है वो कहाँ चली जाएगी, थोड़ी सी पीछे की तरफ चली जाएगी, ऐसे ऐसे। यानी ये अगर इधर थी, पहले ये थाई कहाँ थी, जब आप स्ट्रेट थे, मिसाल के तौर पे जब आप स्ट्रेट थे तो ये थाई कहाँ थी, थोड़ी आगे की तरफ थी। थाई कहाँ सी, ऐसे थोड़ी आगे की तरफ थी। लेकिन जब आपने इस टांग को जो है वो ऐसे बेंड किया, तो ये तो बेंड हो गया नीचे वाला लोअर लेग, लेकिन थाई भी कहाँ हो गई, थोड़ी पीछे की तरफ हुई है। वो जो थाई आपकी थोड़ी जो पीछे एक्सटेंड हो जाती है, वो किस ज्वाइंट के एक्सटेंड होने की वजह से होती है, हिप ज्वाइंट। उसको हम कहेंगे कि आपका हिप ज्वाइंट जो है उस टाइम क्या हो गया है, वो एक्सटेंड हो गया। मतलब दो चीजें कर रहा है ये, नी ज्वाइंट को बेंड कर रहा है, और हिप ज्वाइंट जो है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, वो थोड़ा खिंच जाता है, जिसकी वजह से आपका फीमर जो है वो थोड़ा कहाँ चला जाता है, थाई जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है। आप खुद भी ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, अपने टांग को थोड़ा सा बैंड करना, तो आप देखना कि जो आप पीछे टांग एक पीछे की तरफ चली, पीछे नी जो है वो बैंड हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी हिप ज्वाइंट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से टांग थोड़ी कहाँ चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हिप ज्वाइंट को रोटेट करता है, तो ऐसी बात नहीं है। हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो हिप ज्वाइंट को रोटेट नहीं करता, सिर्फ हिप ज्वाइंट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। रोटेट वाली एक अलग चीज़ है, वो जो है नीचे वाली जो है वो लेग को उसको रोटेट करने में हेल्प करता है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ हिप ज्वाइंट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल के हवाले से क्या बातें याद रखनी है, ये बात याद रखने में, तीन मसल से मिलकर बनता है। सही है, लोकेशन याद कर लेना कहाँ पर है, बैक ऑफ थाई, यानी आपकी रान के पीछे है। और इसकी जो है वो ओरिजिन साइड देख लेना, ओरिजिन इसकी हिप है, और इंसर्शन इसकी क्या है, नी है। इसके अलावा इसके जो टेंडन होते हैं, जो ये अटैच होता है, ये पेल्विस के साथ भी अटैच होता है, नी के साथ भी अटैच होता है, और लोअर लेग के साथ भी अटैच होते हैं इसके टेंडन जो है वो। और इसके दो फंक्शन आपने याद रखे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रिसेप मसल। अब जो क्वाड्रिसेप है, नाम से याद है, क्वाड्री का मतलब फोर होता है, इट इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट मसल्स, यानी अब उसमें तीन थे, अब अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर टोटल कितने मसल्स होंगे, ऐसे फोर डिफरेंट मसल जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, फोर डिफरेंट मसल मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्वाड्रिसेप मसल बनाते हैं। इसमें टोटल फोर डिफरेंट मसल्स। इट इज द एंटीरियर रीजन ऑफ थाई, यानी थाई के कहाँ पर होता है, ये इंटीरियर रीजन, यानी मिसाल के आगे की तरफ होता है थाई की। ये आपकी, अगर ये आपका फीमर है, जो आपकी कौन सी वाली बोन है, ये थाई बोन, तो इसके यहाँ पर कहाँ होगा, इंटीरियर यानी आगे की तरफ, आगे की तरफ जो है वो क्या होगा, मौजूद होता है क्वाड्रिसेप मसल। जबकि इसके पीछे की तरफ, पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ जो है वो कौन सा होता है, हैमस्ट्रिंग मसल होता है। तो हमारी थाई, हमारी रान के आगे जो है वो कौन सा मसल है, क्वाड्रिसेप मसल। दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ थाई, यानी हमारी जो थाई है, हमारी जो रान है, उसका जो मेन बल्क है, यानी उसका सबसे ज्यादा जो मसल्स होते हैं, जो मेन बल्क होता है, वो कौन बनाता है, वो बनाता है क्वाड्रिसेप मसल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल। वही हमारी बॉडी के पावरफुल मसल्स में से एक जो है, ये मसल कौन सा वाला है, ये क्वाड्रिसेप मसल भी। इसका फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ये क्या करेगा, इट इज नी एक्सटेंसर एंड हिप फ्लेक्सर, यानी जब आप अपनी टांग को ऐसे सीधा करते हो, पहले जब आपने बैंड की थी, ऐसे अब आपने अपना लेग बैंड किया था, तो क्या हुआ था, नी मसल जो है वो क्या हो गया था, नी मसल जो है वो फ्लेक्स हो गया था, बेंड हो गया था, और जो हिप मसल था वो क्या हो गया था, वो एक्सटेंड हो गया था।
लेकिन जब आप अपनी टांग को फिर ऐसे सीधा करते हो, स्ट्रेट करते हो, ठीक, फिर जब आप अपनी टांग को ऐसे स्ट्रेट करते हो सीधा, तो फिर क्या होता है, सीधा करने में ये आपका जो कॉर्डिसेप मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब कॉर्डिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका जो है ये लेग, नी जो है वो उसमें क्या हो गया, वो दोबारा एक्सटेंड हो गया, नहीं स्ट्रेट हो गया। ये नीचे वाला लेग क्या हो गया, ये स्ट्रेट हो गया। सही। और और ये लेग फीमर थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है, और हिप जॉइंट की अगर पोजीशन देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स, वो फ्लेक्सर हो, मतलब वो जो है वो थोड़ा बैंड हो जाएगा, उसमें थोड़ी फ्लेक्सेशन आ जाएगी। और जो नी जॉइंट है इसमें क्या आ जाएगी, इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी। इसके अलावा ये ज्वाइंट जो होता है, क्वाड्रिसेप मसल जो है, ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी किकिंग में, जब ऐसे बॉल वगैरह को आप किक लगाते हो तो उसमें हेल्प करता है, जंपिंग में हेल्प करता है, साइकिलिंग में, रनिंग में, यानी जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिव एक्टिव मूवमेंट जितनी भी हैं, इन तमाम के अंदर जो है ये क्वाड्रिसेप मसल क्या करता है, हेल्प करता है। तो इससे रिलेटेड आपने क्या बातें याद रखनी है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल से बना हुआ है। कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल से बना हुआ है। कहाँ है, एज एंटीरियर रीजन ऑफ थाई में होता है, अपोजिट टू, उसके अपोजिट हो गया किसके, जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स के। और जो मेन हमारी सबसे पावरफुल जो है वो हमारी बॉडी के पावरफुल मसल्स में से एक मसल है ये, कॉर्डिस है। और इसके ये 2 फंक्शन आते हैं, इसकी फंक्शन याद रखने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें। ठीक है, इससे आगे हमने क्वेश्चन, इससे आगे जो हमने टॉपिक देखना है वो है मसल फटीग, यानी हमारे मसल्स का थक जाना, मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मसल फटीग। अब ये जो मसल फटीग है बेसिकली, इसको अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं मसल लॉस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी ज़्यादा किसी लॉन्गर पीरियड ऑफ मसल्स को काफ़ी टाइम तक जब हम यूज़ करते हैं किसी एक्सरसाइज की वजह से या चलने की वजह से, तो फिर क्या होता है, मसल अपने कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी क्या कर देता है, लॉस कर देता है, यानी मजीद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और इस कंडीशन को हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मसल फटीग। अच्छा, अब ये क्यों अराइज होती है, इसकी वजह क्या होती है, मसल फटीग हो क्यों जाती है, हमारा मसल अनएबल क्यों हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा होता। तो उसकी एक वजह हो सकती है, होती है बल्कि, accumulation ऑफ लैक्टिक। हमारे मसल में क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड की जमा होने की वजह से हमारा मसल जो है वो फटीग होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। ये लैक्टिक एसिड आता कहाँ से है, लैक्टिक एसिड की जो है वो कहाँ से लैक्टिक एसिड आ जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो हमारे पास बनता है, इट इज ड्यू टू एनारोबिक एटीपी प्रोडक्शन। जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा जब भाग रहे होते हो, तो आपकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती जितनी आपको जो है वो एटीपी बनाने के लिए चाहिए होती है। तो क्या होता है, फिर आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी मसल्स क्या करते हैं, बगैर ऑक्सीजन के एटीपी बनाते हैं। तो जब बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होती है, बगैर ऑक्सीजन के वो रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। और विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी तो बन जाते हैं, लेकिन एटीपी के साथ क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है, लेकिन उसके साथ एटीपी बनते भी कम है, लेकिन उसके साथ क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल फटीग काज करता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड मसल फटीग काज कैसे करता है बेसिकली जो है वो, तो बेसिकली ये लोअर कर देता है किसको, आप पीएच। तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, क्योंकि एसिड है तो ये क्या कर देगा, लोअर पीएच, इसको लोअर कर देता है ये, मसल्स की पीएच को कर देता है।
फ्रॉम लाइक एंड प्रिवेंट मसल्स फाइबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। और जब पीएच कम हो जाती है, पीएच जब कम हो जाती है तो मसल फाइबर रिस्पॉन्स नहीं करता है स्टिमुलस, यानी मसल एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो उसको मैसेज मिल रहा है ब्रेन से कि कॉन्ट्रैक्ट होने का, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी जब पीएच लोअर हो जाती है मसल्स की, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स नहीं करता किसको, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। यानी अगर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलस लेकर भी आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो उस स्टिमुलस को क्या नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। और कहता है कि व्हेन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इट डिफ्यूज आउट फ्रॉम द मसल फाइबर एंड कैरी टू द ब्लड स्ट्रीम टू लिवर। और जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर नहीं रहता, लैक्टिक एसिड जब बन जाता है, जमा होता है लैक्टिक एसिड मसल के अंदर, मसल की फटीग काज करता है, लेकिन फिर ये लैक्टिक एसिड डिफ्यूज होकर किसमें चला जाता है, ये लैक्टिक एसिड डिफ्यूज होके जाता है ब्लड में। और ब्लड इसको कहाँ लेके चला जाता है, लिवर में। कहाँ लेके चला जाता है, लिवर में। और लिवर फिर क्या करता है, लिवर ऑक्सीजन को यूज करके इस लैक्टिक एसिड को दोबारा कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होते हैं, लिवर को एटीपी चाहिए होते हैं, लैक्टिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, में ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। और एटीपी आपको पता है प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होती है, फिर ऑक्सीजन। यानी जब आप रेस्पायर करते हो तो थोड़ा हम रेस्ट करते हैं, जब आप थक जाते हो, जब आप थोड़ा रेस्ट करते हो, तो होता क्या है, ये होता है इस तरह से कि वो जो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में बना हुआ होता है, वो लीवर के पास जाता है। फिर आप सांस लेते हो, उसको जब हम थके हो, जब बहुत ज़्यादा तेज भागते हैं, उसको हम तेज तेज रेस्पायर करते हैं। और रेस्पायर करने से क्या होता है, फिर ऑक्सीजन जाती है आपकी बॉडी में। ऑक्सीजन जाएगी फिर कहाँ, लिवर उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी बनाएगा। और एटीपी क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो therefore when a person rest and acquire enough oxygen, lactic acid quickly break down and the muscle return to normal। और फिर मसल क्या हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो। क्लियर हो गई ये बात, जी मसल फटीग वाला टॉपिक क्लियर हो गया। मसल फटीग याद रखना, मसल फटीग किसको कहते हैं, हमारे मसल्स की एबिलिटी जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, एबिलिटी उसकी लॉस कर देता है कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो इसको मसल फटीग कहते हैं। होती क्यों है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ करते हैं, तो उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो जो बगैर ऑक्सीजन के ही जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन के बगैर एटीपी बनते हैं या ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है, तो उसके साथ लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो लैक्टिक एसिड किससे आ जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से आ जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, पीएच को लो कर देता है मसल की। मसल की जब पीएच लो हो जाएगी, तो मसल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देता स्टिमुलस को, यानी ब्रेन से मैसेज भी आ रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और फिर क्या होता है, जब आप रेस्ट करते हो तो यही लैक्टिक एसिड डिफ्यूज होकर किसमें चले जाता है, ब्लड में, ब्लड से लिवर में जाता है। और लीवर एटीपी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस्तेमाल करके एटीपी प्रोड्यूस करता है, और एटीपी लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात, आगे चलो। अब हम बात करते हैं रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की, बात कर लेते हैं मसल से। पहला जो डिसऑर्डर आपकी बुक में दिया हुआ है वो है क्रैम्प। क्रैम्प होता क्या है, पेनफुल स्टिफनेस ऑफ मसल ड्यू टू सडन इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शन। यानी अचानक से आपका मसल जो है वो अपनी मर्जी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसमें आपको पेनफुल स्टिफनेस, यानी आपको ऐसे सख्ती सी पेनफुल स्टिफ सा ना हुआ। कभी कभी मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हो तो आपका मसल जो है वो बाद में एकदम से पेनफुल जो है वो स्टिफनेस फील होती है। वैसे तो ज्यादा देर के लिए भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी से टाइम के लिए होती है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रैम्प, यानी इनवॉलेंट्री अचानक से मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना पेन के साथ। अच्छा, इसका काज क्या है, तो काज की अगर बात करें तो ओवर यूज ऑफ मसल्स वाइल एक्सरसाइजिंग। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं बाज़ उनको भी क्रैम्प होते हैं। मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है, मसल इंजरी, कोई मसल्स में कोई चोट लगे उसकी वजह से भी हो सकता है। लो मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स अगर कम हो जाएं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम,
इन मिनरल्स की कमी की वजह से भी जो है वो क्रैम्प हो सकता है। लो ब्लड सप्लाई टू लेग, स्पेशली जो मसल क्रैम्प होता है वो ज़्यादातर लेग वाले मसल्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर जो है वो लो ब्लड सप्लाई हो रही हो किसको, आपके लेग मसल्स को, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, किसी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अगर लेग के मसल्स को ब्लड कम सप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है। अच्छा, क्रैम्प का रिलीफ क्या है? अगर आपके मसल को, किसी को क्रैम्प हो गया है, तो उससे रिलीफ किस तरह आपको मिल सकता है? आपने स्ट्रेच करना है, जेंटली मसाजिंग द मसल्स, यानी कुछ स्ट्रेचिंग जो है वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप मसल्स को स्ट्रेच करके जो है वो इस क्रैम्प को थोड़े कम कर सकते हैं। या जेंटली आपने मसाज करना है किसके ऊपर, उस मसल के ऊपर जिस मसल की जो है वो क्रैम्प हुई है। अप्लाइंग हीट, गर्म जो है वो जो है वो हीट अप्लाई की जाती है ताकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो हीट हीट अप्लाई करने से क्या हो जाए, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हीट अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर उस जगह पर दर्द ज्यादा है तो हीट के अलावा आपने यूज आइस व्हेन मसल्स इज सोर। अगर मसल में दर्द बहुत ज्यादा है तो फिर आपने क्या करना है, आइस, यानी बर्फ की जो सिकाई करना कहते हैं ना, बर्फ की सिकाई भी इसमें आप करेंगे। और गेटिंग मोर फ्लूड्स, फ्लूड्स यानी फ्लूड ज्यादा लेना है इसमें, पानी ज्यादा पीना है ताकि डिहाइड्रेशन जो है क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये कुछ चीजें थी जिनके जरिए हम मसल क्रैम्प को जो है वो क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या उसमें रिलीफ आए। अच्छा, इसके बाद है टेटनी और टेटनिक सीजर। अब टेटनी क्या है? अब क्या है कि इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ मसल, क्रैम्प भी इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ मसल था, और टेटनी भी इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ मसल है। लेकिन बात याद रखिएगा कि जो क्रैम्प होता है वो एक स्पेसिफिक मसल में होता है, किसी एक मसल में हो गया। लेकिन टेटनी जो है वो एक मसल में नहीं होता, एक से ज्यादा मसल्स को इफेक्ट कर सकती है। मेन डिफरेंस एक ये है कि क्रैम्प जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक एक मसल में होगा, लेकिन टेटनी क्या होती है, एक से ज्यादा मसल्स को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। टेटनी के जो क्रैम्प होता है उसके डिफरेंट काजेज होते हैं, लेकिन टेटनी का जो मेन काज होता है वो कैल्शियम का लो होना होता है। मेन जो काज है टेटनी का क्या है, वो कैल्शियम का लो होना। तो इसका काज देख लेते हैं। तो इसका काज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये डिसबैलेंस होते हैं। और मोस्ट ऑफन ज़्यादातर ये किसकी वजह से होती है, हाइपोकैलिसेमिया। हाइपोकैल हाइपोकैल्सीमिया जो है बेसिकली क्या है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, और कैल्शियम का लेवल लो होने की वजह क्या होती है, सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद हाइपोकैल्सीमिया। मतलब जब विटामिन डी कम होता है, तो विटामिन डी के कम होने की वजह से भी बाद में क्या होता है, जो है वो कैल्शियम जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर, कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट करने में, इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है, विटामिन डी हेल्प कर रहा होता है। पर्सन में डाई इफ टेटनी अकर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जो है वो टेटनी हो जाए, मिसाल के तौर पे आपका जो डायाफ्राम है, जिसके अंदर अगर टेटनी हो जाए, आपका जो चेस्ट के मसल्स हैं इनमें अगर हो जाए, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो आपकी सांस रुक सकती है, और उससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। वैसे नॉर्मली टेटनी जो है उससे डेथ नहीं होती, लेकिन अगर इन मसल्स, होता बहुत कम है ऐसा, लेकिन अगर इन मसल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो है मसल, उधर अगर ये टेटनी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो बेसिकली जो है वो क्या हो सकती है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने बात करी किसकी, टेटनी की। इसके अलावा टेटनी के साथ एक और भी है जिसको हम कहते हैं एक टेटनस। एक टेटनी टर्म है और एक टर्म है टेटनस। चलिए देख लेते हैं टेटनस क्या है। तो टेटनस की अगर हम बात करें, अगर हम टेटनस की बात करें कि टेटनस बेसिकली क्या है, तो टेटन इज द इन्फेक्शियस डिजीज। ये क्या है, ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज है। आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी पैथोजन की वजह से होती है इन्फेक्शियस डिजीज। अभी जो हमने क्रैम्प पढ़ा और टेटनी पढ़ा, वो इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं थे, वो किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं थे। लेकिन टेटनस जो है ये कौन सा डिजीज है, ये जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है।
और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसकी वजह से ये होती है, इफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये किसको इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है सीएनएस, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये इन्फेक्शियस है तो इसको कास कौन करता है? इसको कास करता है बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है ये बैक्टीरिया है जो क्या काज करता है? जो टेटनस काज करता है। अब ये टेटनस किस वजह से काज होता है, कैसे फैलता है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर? तो ये अक्सर जो इंट्रावेनस ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनमें बाद अगर कंटामिनेटेड सिरिंज है, मिसाल के तौर पे अगर किसी एक बंदे को टेटनस है और उसी की सिरिंज जो है वो दूसरे बंदे को लगा दी जाए, उसको सही तरह यूज नहीं करें, एब्यूजर्स हैं जो, तो उनको लगा, किसी दूसरा लगा ले, तो उससे क्या होता है? उससे टेटनस जो है वो ट्रांसफर होता है। या बाद दफा टेटनस ऐसे भी होता है कि किसी अक्सर जगहों पर जब जहाँ पर जो है वो मिट्टी होती है या इस तरह की चीजें, वहाँ पर कोई चोट लगती है, जब आप गिरते हो, तो वहाँ पर भी टेटनस के जो है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है मौजूद होते हैं, और वो हमारी बॉडी में वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटना है ये करता क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटना जब बॉडी में जाता है तो ये जो है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, न्यूरोटॉक्सिन। ब्रेन पर इफेक्ट करने वाले जो टॉक्सिन होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन पर इफेक्ट करने वाले टॉक्सिन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोटॉक्सिन। और ये एक न्यूरोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उस न्यूरोटॉक्सिन का नाम है टेटानो स्पेसमिन। ये एक न्यूरो जो क्लेस्ट्रिडियम टोटना टेटना है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं टेटानो स्पेसमिन, विच एक्यूट ऑन इस। और ये फिर ये जो होता है ये किस पर अटैक करता है? जो टेटानस पैसे में ये अटैक करता है किसके ऊपर? ये इन्फेक्ट करता है, ये एक्ट करता है किसके ऊपर? सिनेप्स पर। सिनेप्स पर एक, आपको पता है जहाँ दो न्यूरॉन आपस में मिल रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सिनेप्स कहते हैं। या न्यूरॉन हमारे मसल्स के साथ भी कनेक्शन बना रहे होते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शन। और उसकी वजह से क्या होता है? एक और भी सिनेप्स है, और कौन से वाले सिनेप्स पर भी अटैक करते हैं ये? जो हमारा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, यानी मोटर न्यूरॉन जहाँ पर किससे मिल रहा होता है? हमारे मसल्स की मेम्ब्रेन से मिल रहा होता है। ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है इस पर भी क्या कर देते हैं? इस पर भी जो है क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जिसकी वजह से बात, अब हमारे मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, अक्सर यहाँ पर मसल्स मिसाल के तौर पे अगर एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर वो रिलैक्स बार दफा नहीं हो पाते, अक्सर फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं क्योंकि इसने क्या किया होता है? बाकी मैसेज आगे से जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। तो ये जो है वो दीज फंक्शनल इम्पेयरमेंट आर मैनिफेस्टेड फ्लेक्सर मसल्स स्पैज्म। स्पैज्म कह रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट होने को। स्पैज्म क्या है? जो हमारे फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, जैसे बाइसेप मसल हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गए, ये फ्लेक्सर मसल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जिस तरह से हमारे बाज दफा जो है वो जॉस की तरफ जो मसल्स होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बाज दफा जिनको टेटनस होता है ना, मुंह जो है वो क्या होता है? खुला का खुला रह जाता है। वैसे अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो हमारे जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आप पढ़ोगे आगे नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, जो हमारे इसको कंट्रोल करता है, जो हमारे स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या हो जाता है? वो भी जो है वो, उस पर भी जो है वो क्या करता है? वो भी डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हमारे जो ओवरऑल मसल्स होते हैं उन पर भी क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है। वैसे नॉर्मली टेटनस का इफेक्ट कौन से वाले मसल्स पे होता है? वॉलेंट्री मसल यानी स्केलेटल मसल पर। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोइम्यून नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है तो फिर क्या होता है? वो आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो भी इसके जो है वो अंडर में आ जाते हैं। A person may die when infection became severe। और जब ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर होता है तो पर्सन क्या हो सकता है? डाई भी हो सकता है, इसकी डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो ये हमने कर लिया, आपकी बुक के अंदर इसकी डिफरेंसेस दिए हैं, इनको टेटनस और टेटनी दोनों को जो है वो कंपेयर भी किया गया है।